हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी कराया था, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपलोडिंग में, तो वो अपलोड नहीं हो पाया है। वीडियो मेरे पास बना हुआ है। तो आज मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नया लेक्चर लेके आया हूँ और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बचा हुआ न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं किसी दिन अपलोड कर दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ देंगे। वर्ड को, थर्मो को अलग कर दीजिए और डायनेमिक्स को अलग कर दीजिए। तो थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब, और डायनेमिक्स मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। तो देखिए, अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। यहां पे हीट का मोशन होता है, मूवमेंट होता है। देखिए ब्रीफ में लिखवा रहा हूं, लिख सकते हैं, अगर लिखना है ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं आप लोग। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, वो यहाँ पे थोड़ा अलग है, वहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग होता है, तो उसको लेके कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। केमिकल किस लिए बोल रहे हैं, हम लोग जो भी अपनी स्टडी है वो केमिकल प्रोसेस तक कन्फाइन कर देते हैं, केवल केमिकल प्रोसेस की एनर्जी को डील करते हैं, इसीलिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है बाहर। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, सपोज करो बॉन्ड बन रहे हैं तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और जब बॉन्ड बनेगा, सपोज करो ए बी बॉन्ड को जब तुम तोड़ोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो बॉन्ड हमारा, सपोज करो हमारा कोई बॉन्ड बन रहा है, ए डी बॉन्ड बन रहा है हमारा, तो हमारा एनर्जी यहाँ पे बाहर निकलेगी। ठीक है, बाहर निकलेगी। तो वही होता है केमिकल रिएक्शन, जब भी होता है एनर्जी हाँ लिबरेट होती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन से हम लोग जितनी भी एनर्जी होगी उसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं, वो सब हम लोग डील करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो पढ़ने से पहले मैं इसका बता देता हूँ स्कोप क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बनता है। तो देखिए, अगर सपोज करो हम लोग एक रिएक्शन दिया हुआ है, A प्लस बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर बीकर में सपोज करो तुम्हारा A B और C तीनों हम लोग डाल देते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि A B के साथ कंबाइन करके C बनाएगा या C टूट के A B बनाएगा। तो उसकी स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई स्कोप पूछ ले, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता चल सके। कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता चलती है, हमें स्पॉन्टेनिटी पता चलती है। कोई भी रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होगा या बाहर से हमें करवाना पड़ेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें पता चलता है। और मैं बात करूं तो हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोले तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बल्क मैटर से अराइज होती है, बल्क मैटर में अराइज होती है। जैसे सपोज करो अगर हमें टेम्परेचर लेना है वाटर का टेम्परेचर लेना है, तो तुम एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो टेम्परेचर नहीं लोगे वाटर का, पूरे बल्क वाटर का टेम्परेचर एक साथ लोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे बल्क मैटर की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो भी इंडिविजुअल एटम की होती है उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। जैसे कि मान लो टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि पूरे बल्क क्वांटिटी से निकल के आती है। प्रॉपर्टीज अराइजेस फ्रॉम बल्क इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डील किया जाता है। ठीक है, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो ये चार चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनियस, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कुछ लिमिटेशंस भी है थर्मोडायनेमिक्स की, वो भी देख लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी आती है
चलिए, ये तो बात होती है इसके एडवांटेजेस क्या है थर्मोडायनेमिक्स के, क्यों पढ़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस है तो देख लीजिए लिमिटेशंस क्या है। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस है कि हमें रेट ऑफ द रिएक्शन पता नहीं चलता। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पता कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम अटेन होने के पहले कितना रिएक्शन हमारा हो चुका है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर लिमिटेशन की बात करें तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं पता चलता। रेट ऑफ रिएक्शन हम पता नहीं कर सकते कि रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ रहा है। सेकंड की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पता नहीं करता, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है वो हम नहीं पढ़ पाते। हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डील नहीं कर पाते। इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की जो मैं बता रहा था, इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हम लोग डील नहीं कर पाते। हम लोग बल्क की बात करते हैं। इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी कांट बी डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं पता कर सकते। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, जहां हमें रेट ऑफ द रिएक्शन का पता चलता है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, जहां हमें रेट ऑफ द रिएक्शन पता चलता है, मैकेनिज्म पता चलता है कोई भी रिएक्शन की। ठीक है, ये बात हो गई लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हमारा आता है जो कि बहुत ABCD बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो आप लोग ये लिखिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो फिजिक्स में पढ़े हैं वो थोड़ा यहाँ पे भूल जाइएगा, केमिकल पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि अच्छा, और कुछ लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के, वो बता देता हूँ। 3 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ डिटेल में बात करेंगे, अभी एक बस आइडिया दे रहा हूँ। इसमें हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, बट एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हम लोग बात करते हैं, एनर्जी से बात करते हैं, एनर्जी को डील करते हैं फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ में हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता करते हैं, वेदर द रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट, फिजिबिलिटी पता करते हैं। थर्ड लॉ में हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स पढ़ते हैं, लाइक इंट्रॉपी वगैरह। थर्ड लॉ में हम लोग इंट्रॉपी पढ़ते हैं, क्या 0 केल्विन पे भी मोलर रेसिडुअल इंट्रॉपी होती है, वो सब हम लोग थर्ड लॉ में पढ़ते हैं। इन तीनों लॉ के बाद एक लॉ और आता है, ये तीनों लॉ पहले आए, बाद में एक लॉ और आता है जिसको ज़ेरोथ लॉ बोल दिया जाता है। उसको टेम्परेचर ज़ेरोथ लॉ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को डील करते हैं, टेम्परेचर का डील होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, ये पूरी बात इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है वो देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स समझने वाली टॉपिक अब स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, देखो सबसे पहले इसमें आता है सिस्टम। सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिस पे स्टडी की जाए। ठीक है, सपोज करो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक रूम है ये, मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सिस्टम है क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिस्टम है। बाकी जो मेरा पूरा घर है वो सराउंडिंग हो जाता है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग ये 2 टर्म आते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा रूम है ये मेरे लिए सिस्टम है क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और बाकी सराउंडिंग है मेरे लिए। ठीक है, मेरा पूरा घर सराउंडिंग है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मेरा रूम और ये पूरा घर, इसको मिला के जो चीज़ बनता है वो यूनिवर्स कहलाता है। मतलब यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यूनिवर्स हो जाता है। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बीकर है, आप रिएक्शन करा रहे हो, एक बीकर है ये, इस पे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, सपोज करो A से B कंबाइन करके C बन रहा है। तो देखो, बीकर पे रिएक्शन करा रहे हो, बीकर हमारा क्या है, बीकर हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। बाकी जितना भी है इधर का पोर्शन जितना भी है सब सराउंडिंग है, सब सराउंडिंग है। अच्छा, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जो वॉल सेपरेट कर रही है, ये जो बीकर की वॉल है, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, ये हमारा बाउंड्री कहलाता है। इट मे बी रियल और इट मे बी इमेजिनरी, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है।
समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अगर मैं रूम की बात करूँ तो जो रूम की वॉल्स हैं, ये चारों तरफ रूम्स की जो वॉल है ये हमारी बाउंड्री कहलाती है। तो पहला यही आता है सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए वो सिस्टम होता है। अदर देन सिस्टम जो भी चीज़ें हैं सब सराउंडिंग में आती हैं, और जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो वो यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिस्टम भी हमारा 3 तरह का होता है। सिस्टम भी हमारा 3 तरह का होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, पहला होगा ओपन सिस्टम। पहला बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हारा मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। मैटर भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज, यहाँ पे दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है। एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करो कोई बीकर है, यहाँ पे बर्नर है, बर्नर है ये, ठीक है, यहाँ से हीट हम लोग दे रहे हैं। बीकर, ये बीकर है हमारा। तो देखो तुम इस पर हम लोग सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो CO2 तो गैस है वो बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम हीट सप्लाई करोगे बीकर में तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। CO2 तुम्हारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि ओपन कंटेनर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी और मैटर, मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज। तो ये हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। अगर बात करते हैं दूसरा टर्म आता है क्लोज सिस्टम का, क्लोज्ड सिस्टम दूसरा आता है टर्म। तो इसमें क्या होता है कि मैटर और एनर्जी इन दोनों में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। मैटर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होती है। सपोज करो इसी बीकर को जब तुम बाहर से ढक दोगे, मतलब बंद कर दोगे, इस तरीके से तुम इसको बाहर से बंद कर दोगे, सील कर दोगे, तो क्या होगा, CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा, केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो अब तुम्हारा ये ढकने के बाद तुम्हारा ये क्लोज सिस्टम हो गया है। ठीक है, थर्ड में तुम पढ़ते हो आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी चेंज करती है ना तुम्हारा मैटर एक्सचेंज करेगा। एनर्जी और मैटर में कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जैसे हम लोग बात करते हैं थर्मोफ्लास्क की, जैसे आप लोग भी रखते होंगे, जब आपको पानी गर्म चाहिए होता है या चाय गर्म करने के लिए हम लोग एक थर्मोफ्लास्क होता है उसमें डाल देते हैं, तो चाय हमारी बहुत देर तक गर्म रहती है। तो देखो ऐसा बात है कि वहाँ पे एनर्जी और मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, बट कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें आइडियल नहीं होती है। इसीलिए आफ्टर सम टाइम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के बाद धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे एकदम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, बट हम लोग बोलते हैं कि आइसोलेटेड है, मतलब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर नहीं होगा। तो ये हमारा सिस्टम की बात खत्म होती है। कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मैंने आप लोग को अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और आपसे पूछ लिया जाए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो भी प्रॉपर्टी बल्क क्वांटिटी में हमारी निकल रही है, बल्क क्वांटिटी से मिल रही है, वो सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो बल्क में हम लोग, बल्क प्रॉपर्टीज अराइजेस फ्रॉम बल्क मैटर, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की आती है, एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने जब इलेक्ट्रो पढ़ाया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया था, तो मैंने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास डिपेंडेंट हो। देखो इसको याद करने का एक तरीका है जिसमें आप कभी भी नहीं भूलिएगा, आई फॉर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, मास इंडिपेंडेंट, ये मास इंडिपेंडेंट है और एक मास डिपेंडेंट है। तो देखो आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट, इस तरीके से रिलेट कर दीजिएगा चीज़ों को याद रहेगा।
तो एक्सटेंसिव होता है मास डिपेंडेंट। सपोज कीजिए मास, वॉल्यूम, ये सब तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। और तुम अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हो तो टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और तुम्हारी बात करो विस्कोसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब तुम्हारा इसमें आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देख लीजिए, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव, विल बी इंटेंसिव। प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज इंटेंसिव। सपोज कीजिए हमारा मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, तो डेंसिटी की बात करते हैं तो मास बाई वॉल्यूम करते हैं, तो डेंसिटी तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। डेंसिटी तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर हम लोग, चलो मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट जब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल हम वहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, केवल 1 मोल की बात कर रहे हैं, बाकी क्वांटिटी मैटर से हमें मतलब नहीं है। इसीलिए मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको XM से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी स्टेट वेरिएबल्स वगैरह आप लोगों को बताऊंगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया, सराउंडिंग बता दिया, यूनिवर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। और देख लेता हूँ वीडियो का लेंथ देख लेता हूँ, अगर थोड़ा टाइम परमिट होगा तो मैं थोड़ी चीज़ें और बता दूंगा आप लोगों को। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो, मतलब 17-18 मिनट का हो गया, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक काफ़ी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के। चलिए।